एक छोटी सी लड़की नरगिस सैयद खेलते खेलते एक सुनसान गली में पहुंच गई। काफी घने और ऊंचे पेड़ थे वहां। पूरी गली पेड़ों की छांव में खामोश रहती थी। यहाँ दाहिनी ओर थोड़ी सी ऊंचाई पर एक छोटा सा मंदिर था और बाईं ओर एक लोहे का दरवाजा था। नरगिस यहाँ पहली बार आई थी। दोपहर का समय था तो लाजमी है हवाएं भी गर्म थी। जब वो हवाएं पेड़ की पत्तों से टकराती तो गूंज उठती और ये आवाज नरगिस को डरा रही थी। हवाएं सूखे पत्तों को अपनी बाहों में भरकर जमीन पर सुला रही थी। नरगिस के पांव जैसे ही इन सूखे पत्तों पर पड़े, उसकी कर्कश आवाज से वो बहुत डर गई और घर की ओर भागी। समय तो एक दरिया है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। 15 साल गुजर गए और अब नरगिस सैयद मिसेस नरगिस शाह बन गई। उसका विवाह हुआ मिस्टर परवाज शाह से, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे। कुछ समय बाद नरगिस प्रेग्नेंट हुई। उसकी सास ने अपनी बहू और बेटे को पास वाले मंदिर में बच्चे की अच्छी सेहत की दुआ करने भेजा। दोनों मंदिर पहुंच गए। नरगिस शायद पहचानती थी इस गली को, इस मंदिर को। एग्जैक्टली याद नहीं था, लेकिन कोई तो पुरानी यादें जुड़ी थी इससे। खैर, परवाज ने नरगिस को मंदिर में जाने को कहा और वो गली में उसका इंतजार करने लगा। मंदिर तो अंधेरी चादर से ढका था। बिना सिर झुकाए तो उस छोटे से मंदिर में प्रवेश करना नामुमकिन था। नरगिस मंदिर में गई जहां एक काले पत्थर की बनी मूर्ति की पूजा एक लंबी दाढ़ी और बालों वाले बाबा कर रहे थे। बाहर परवाज चारों तरफ अपनी निगाहें घुमा रहा था कि तभी उसकी नजर उस गली के बाईं ओर बने लोहे के दरवाजे पर गई, जो कि खुली थी। वो दरवाजे के नजदीक गया और अंदर झांकने लगा। उस छोटे से काले कमरे में एक मोटी और काली औरत काले पत्थर की मूर्ति के सामने नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। उस औरत के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। परवाज उसे देखकर हैरान था, लेकिन हालत तो उसकी तब खराब हुई जब उस औरत ने अपनी नजरें ऊपर की। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, जिसे देखकर वो इतना डर गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। बड़ी मशक्कत से उसने अपना सिर दरवाजे के पीछे किया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे परवाज बेहद डर गया और जल्दी से मंदिर चला गया ताकि नरगिस को इस अजीब सी जगह से दूर ले जाए। पंडित जी ने नरगिस की कलाई पर एक काला धागा बांधा। फिर वो दोनों घर वापस आ गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 7 महीने बीत गए। परवाज नरगिस को अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल ले गया। नरगिस नहीं जानती थी कि उसका पति बेबी के जेंडर की खबर लेना चाहता है, ना कि उसकी सेहत की। परवाज को पता चला कि उसके नसीब में तो एक बेटी है और ये जानकर उसने एबॉर्शन के लिए डॉक्टर को पैसे दिए। जैसे ही ये खबर नरगिस को पता चली, वो बहुत चिल्लाई। नरगिस परवाज से भीख मांगने लगी कि वो ऐसा पाप ना करे, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। नरगिस जब तक बेहोश नहीं हुई तब तक दर्द से चिल्लाती रही। पूरा हॉस्पिटल उसकी आवाज के शोर से नहीं, बल्कि उसके दर्द के शोर से गूंज रहा था। 2 घंटे बाद नरगिस अपनी बेटी को खो चुकी थी। जिस वक्त से उसे होश आया, तब से उसने खामोशी से दोस्ती कर ली। उसने एक अल्फाज नहीं निकाला अपनी जुबान से दोबारा कभी। परवाज ने सोचा बच्चा खोया है, शायद इसलिए ऐसी हो गई है। तुम्हारा मां बनने वाली होगी तब ठीक हो जाएगी। 1 साल बाद नरगिस फिर से प्रेग्नेंट होती है, लेकिन मुस्कुराती नहीं। 7 महीने बीत जाते हैं और आज उसे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है वापस। वो जाना तो नहीं चाहती, लेकिन जाना तो होगा ही। इससे पहले कि वो हॉस्पिटल जाते,
नरगिस को थोड़ी तकलीफ होने लगी। उसके पेट में हल्का सा दर्द उठा जो देखते ही देखते बढ़ता चला गया। परवाज उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने बोला, हमें अभी ही डिलीवरी करनी होगी। 9 महीने से पहले बच्चा होना थोड़ा अजीब है, इसकी वजह भी हमें नहीं पता, लेकिन दर्द की वजह से बच्चे की डिलीवरी अभी करनी ही होगी, नहीं तो बच्चे और मां दोनों की जान को खतरा हो सकता है। परवाज बच्चे की जेंडर की जानकारी नहीं ले पाया। ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। परवाज की तो खुदा से बस यही दरकार थी कि बेटा ही हो। 3 घंटे गुजर गए। ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और परवाज की जस्तजू कामिल हुई। उसे एक बेटे का तोहफा मिला। जमाने बाद नरगिस भी मुस्कुराई। उस नन्हे बच्चे का नाम अमाल शाह रखा गया। अमाल नरगिस की तीरगी में एक चांद की तरह आया, जिसने उसे मुस्कुराना सिखाया। जब से अमाल का जन्म हुआ तब से खुशियां तो आई, लेकिन साथ में नरगिस के साथ एक अजीब सा बदलाव भी ले आया। नरगिस अब हमेशा अपना सिर झुकाकर रखने लगी और मुस्कुराते हुए कुछ ना कुछ फुसफुसाने लगी। शायद ये इसलिए क्योंकि नरगिस के जख्म बेशुमार थे और इन जख्मों को भरने का जिम्मा परवाज ने वक्त को सौंप दिया। वक्त गुजरने लगा। 2 साल बीत गए, लेकिन नरगिस में कोई बदलाव नहीं आया। वो यूं ही कभी मुस्कुराती तो कभी रो पड़ती और फुसफुसा कर बातें करती रहती, हमेशा अपना सिर झुका कर ही रखती। अब अमाल भी 2 साल का हो गया है और बोलने भी लगा है। अमाल अपने पापा के पास गया और उसने अपने पापा से एक दिन एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिससे सब कुछ बदलने वाला था। अमाल बोलता है, डैडी एक सवाल पूछो। परवाज ने जवाब दिया, हाँ जी बेटा पूछिए। अमाल पूछता है, आपने मेरी बहन को क्यों मारा? परवाज ने अमाल को झटके से पलट कर देखा और बोला, बेटा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको ये किसने बोला? परवाज को तो लग रहा था अमाल को ये बातें नरगिस ने बताई। तभी अमाल ने बोला, मुझे ये दीदी ने खुद बताया था जब मैं मम्मा के अंदर रहता था। दीदी भी वही थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपने उन्हें मार दिया और इसलिए उन्होंने मुझे भी जल्दी बाहर भेज दिया ताकि आप मुझे भी ना मारते। अब उस नन्ही बेटी को क्या ही पता था कि दुनिया सिर्फ बेटियों को मारती है, बेटों को नहीं। परवाज घबरा गया। उसने अमाल को बोला, बेटा शायद आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, आप जाइए और खेलिए। परवाज अब काफी घबरा चुका था। वो चुपके से नरगिस को देखने गया। नरगिस अभी भी बेवजह मुस्कुरा रही थी और कुछ फुसफुसा रही थी। परवाज परेशान होकर अपने ऑफिस चला गया। अमाल अपनी मम्मी के पास आता है और उसने पूछा, मम्मा आप किससे बातें कर रही हैं? नरगिस जवाब देती है, बेटा मैं आपकी बहन से बातें कर रही हूं। ये अजीब था लेकिन सच था। जिसका कोई वजूद नहीं है वो आज भी उसकी कोख में मौजूद है। महर ओ माह की इनायत ही थी कि वो नन्ही बच्ची फलक पहुंचकर भी अपनी मां के करीब थी। उसकी जस्तजू इस दुनिया में आने की, अपनी मां की गोद में सो जाने की उसके रूह को रोके हुई थी। क्योंकि वो बहुत छोटी थी इसलिए मन के तारों से जुड़ी थी अपनी मां से। उसकी बातें उसकी मां सुन पाती थी और वो बच्ची अपनी मां की। नरगिस ने अपनी बच्ची से कहा, काश मैं आपको बचा पाती। मुझे बस आपका चेहरा देखने की तलब है। उस बच्ची ने जवाब दिया, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं तो अपने बचपन की तस्वीर देख लें, मैं वैसी ही हूं। इसके बाद तो नरगिस खुशी से पागल हो गई। इतनी पागल कि अपने घर की सारी दीवारों पर उसने अपने बचपन की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी।
परवाज उसकी इन हरकतों से अब काफी हैरान परेशान रहने लगा। उसके सब्र का बांध तो तब टूटा जब एक दिन अमाल ड्राइंग रूम की सीढ़ियों के पास लगी अपनी माँ की तस्वीर को घूर रहा था और काफी मुस्कुरा भी रहा था। उसके पापा उसे ऐसे देखकर काफी हैरान हुए। वो उसके पास गए और उससे पूछा, बेटा क्या देख रहे हो और इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अमाल बोला, मैं अपनी दीदी के साथ i5 खेल रहा हूँ। जिसकी पलकें पहले फड़केंगी वो हार जाएगा, और देखो आपकी वजह से मैं हार गया। परवाज गुस्से से चिल्लाया, ये क्या बेकार की बातें करते हो तुम? जाओ जाकर कमरे में खेलो। अमाल की आंखें भर आई। वो कमरे में चला गया। परवाज काफी डरने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उस तस्वीर की तरफ मोड़ी और उसी पल तस्वीर में नरगिस की आंखों की पलकें फड़की। वो जोर से चिल्लाया और जमीन पे गिर गया। उसके पैर सुन्न पड़ गए। वो भाग भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी माँ दौड़ी चली आई। परवाज ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। उसकी माँ बोली, बेटा मुझे लगता है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। ऐसा करो हमारे घर के पास वाले मंदिर में जहाँ तुम नरगिस को पहले लेकर गए थे, हाँ वहां जाओ और पंडित जी से उसका समाधान मांगो। उसी शाम परवाज मंदिर गया। वहां बाबा जी से समाधान मांगा। उन्होंने उसे गली के बाईं ओर बने लोहे वाले दरवाजे के कमरे में बैठी औरत से मिलने को बोला। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब बेटे और खुद के सुकून की बात हो तो कुछ भी मंजूर होता है। वो कांपते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा और धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर वही बिना बदन पर कपड़े पहने मोटी काली औरत नजरें झुकाए बैठी थी। परवाज ने उसे बोला, सुनिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। उस औरत ने जैसे ही अपनी पलकें उठाई, उसकी सफेद आंखें देखकर परवाज अपना सवाल ही भूल गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने अपना सवाल पूछा। उस औरत ने मर्दों वाली आवाज में जवाब दिया कि तुम अपनी पत्नी के कलाई पर बंधे काले धागे को उतार दो। वो वही धागा है जो उसने इस मंदिर से बंधवाया था। उसी धागे ने उस बच्ची के रूह को रोक रखा है। उसे उतार दो, सब ठीक हो जाएगा। परवाज ने बोला, बस इतना ही करना था? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेवजह अंत में जब वो औरत मुस्कुराई तो परवाज को कुछ शक हुआ उसकी इस मुस्कुराहट पर। लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं था। वो घर वापस आया और रात को चुपके से अपनी बीवी की कलाई से काले धागे को खोल दिया। अगली सहर से नरगिस परेशान हो गई, क्योंकि वो अपनी बच्ची से बातें नहीं कर पा रही थी। ये देखकर तो परवाज को कायनात का सुकून मिला। कुछ ही पल में नरगिस का पेट अचानक से मोटा होता चला गया और उसके पेट का दर्द बढ़ता गया। वो बेहोश हो गई। परवाज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबरा गया। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो परवाज को बताया कि आपकी बीवी 7 महीने की प्रेग्नेंट है और वो उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। चिंता की कोई बात नहीं है। आपको इन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाना चाहिए। परवाज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और उन्हें घर से बाहर तक छोड़ा। परवाज परेशान हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? ये क्या पागलपन है? खैर, परवाज अगले दिन नरगिस को हॉस्पिटल ले गया। वो उलझन में था, न जाने क्यों, लेकिन उसने दोबारा डॉक्टर को पैसे दिए बच्चे की जेंडर की खबर लेने के लिए। उसे शक सा था कि शायद वो बेटी है और उसका शक बिल्कुल सही निकला। उसके नसीब में बेटी थी। नरगिस ने उसे इस बार चेतावनी दी
कि अगर इस दफा उसने उसकी बच्ची की जान लेने की कोशिश भी की तो वो उसकी भी जान ले लेगी। ये सुनकर तो परवाज खामोश की रह गया। 2 महीने बीते और 7 अगस्त को वो वक्त आया जब उस नन्ही बच्ची का जन्म हो गया। उसका वजूद इस दुनिया में बेहद नायाब था। इस कदर उसका आना उसे एक अनोखी ताकत दे गया, और वो ताकत ये है कि अगर वो किसी को कुछ सोचते हुए देख ले और फिर जब वो सोने जाए और सोने से पहले उस शख्स के बारे में गहराई से सोचे, तो वो अपने सपने में उस शख्स के उस वक्त के ख्याल को देख सकती है। ये ख्वाबीदा है, लेकिन ख्वाब नहीं, ये तो खुदा के इश्क का लहजा है, कोई चमत्कार नहीं। ये इश्क समझ नहीं आता, लेकिन जब इस इश्क का नूर हम में सुकून पाता है, तभी हमारा वजूद नायाब कहलाता है, नायाब कहलाता है। और इस बच्ची में इस इश्क का नूर इनायत बनकर आया था। इस बच्ची का नाम बंदगी रखा गया, बंदगी शाह। परवाज वापस उस मंदिर गया अपने कुछ सवालों के जवाब की तलाश में, और उस औरत से दोबारा मुलाकात की और उससे उसने अपने सारे सवाल पूछे। उस औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वाह जनाब, गलती भी करोगे और सजा भी नहीं चाहिए। सुकून भी पाना है, वो भी बिना कीमत चुकाए। कुदरत के कानूनों के खिलाफ अगर कोई काम करोगे तो सूद समेत कीमत चुकानी होगी, सूद समेत। तो ये थी बंदगी शाह की कहानी और उसकी अनोखी ताकत की दास्तां। अब अगले चैप्टर में मुलाकात होगी इस कहानी के दूसरे नायाब किरदार से, सरू आहलूवालिया, द चैप्टर ऑफ मैजिशियन। Thank you for watching.